भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और हमारे नए वीडियो का इंतजार कर रहे हो। मैं आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसको द्विघात समीकरण अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर एक डिफरेंशियल लिखा हुआ है, वैसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहां a नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c वास्तविक संख्याएं हैं, द्विघात समीकरण कहलाता है। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस c। आप जैसे ही देखेंगे x का हाईएस्ट पावर मतलब x का घात अगर 2 है तो हम ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण बोलेंगे। 7x² प्लस 9, आप इसमें bx वाला टर्म नहीं देखेंगे, फिर भी हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे क्योंकि पावर कितना है, 2 है। इसी तरह 4x² प्लस 3x बराबर 0, इसमें आप c वाला टर्म नहीं देखेंगे, फिर भी इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। क्लियर है? आप लोग, मुझे ऐसा उम्मीद है कि द्विघात समीकरण का डिफरेंशियल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज में चलते हैं, जो हम लोग को आज पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.1। एनसीईआरटी का बुक चल रहा है, एनसीईआरटी पेज नंबर 82। इस एक्सरसाइज में हम लोग ये जानेंगे कि किसी समीकरण को द्विघात समीकरण कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। आपका जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। नीचे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, आप किताब खोल करके बैठेंगे और उसमें देखेंगे। आप पहला जो क्वेश्चन आपको बुक में है वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये इक्वेशन आपके बुक में लिखा हुआ है और आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम लोग इस इक्वेशन को द्विघात समीकरण बताने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, मतलब इसको हम लोग सरल करेंगे। क्या करेंगे? सरल करेंगे। देखिए, आप लोग जानते होंगे, ये जो देखने से लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आप लोग 10th क्लास में है। ax² प्लस bx प्लस c, उस फॉर्मूला पर अगर हम इसको ले चलते हैं तो आप देखेंगे, इसको इम्प्लाइज पढ़ेंगे या जनरली या बोल सकते हैं। x² मतलब a² 1² मतलब b², 2ab। इस तरह आगे बढ़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 3 दूना 6। आगे चलते हैं, x² प्लस 1 प्लस 2x। जितना भी इसमें आप नंबर देख रहे हैं सबको एक तरफ कर लेंगे, 6 बराबर 0। 2x को इस तरफ लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे होंगे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 7 बराबर 0। आपका जो रिजल्ट आया वो x² प्लस 7 है, मतलब इसमें जो इक्वेशन है इसका घात मतलब इसका पावर 2 है। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। आप नीचे लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है।
नेक्स्ट चलते हैं। सब आदमी के समझ में आ गया होगा। अगर किसी आदमी को या किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है। आपके प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। आइए एक क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं, सेकेंड टाइप का, जो हम हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं बने या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2 x + 1 x - 1 x + 3। इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा। x को 1 से करेंगे, x आ जाएगा। 2 को x से करेंगे, 2x आ जाएगा। और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। x को फिर आप x से कीजिए, x²। x को आप 3 से कीजिए, 3x। -1 को x से करेंगे तो -x, और -1 को +3 से करेंगे -3। आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे जब बराबर बीच में हो तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को आप कट कर सकते हैं, काट सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे इसको कट कर सकते हैं। बचा क्या? 2x और 1x कितना x? 3x + 2। आगे बढ़ते हैं। ये 2x - 3, ये हो जाएगा 3x - 2x + 2 + 3 = 0। ये हो जाएगा x + 5 = 0। आप लोग इसको देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट आया है x प्लस कितना आया है? 5 आया है। x + 5 आने का मतलब ये हुआ कि ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका घात 1 है, मतलब पावर 1 है। द्विघात समीकरण नहीं है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसके बाद भी अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है, कुछ दिक्कतें हो रही है, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर चलते हैं। एक टाइप और इसमें मुझे दिख रहा है, 7वां। x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1। चलिए, जो बोर्ड पर आप देख रहे होंगे x + 2 का होल क्यूब, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग a + b के होल क्यूब पर पहले ले चलेंगे। x + 2 का होल क्यूब, इसको a + b का होल क्यूब। आप लोग सब जानते होंगे, a³ + b³ + 3ab × a + b। आगे बढ़ते हैं, इसको ले चलिए आप उस पर। या x³ फॉर्मूला लिखा हुआ है 2³ 3ab × a + b। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x³ माइनस कितना? 2x। आगे बढ़ते हैं, x³ + 8 6x x + 2 2x³ - 2x। x³ + 8 6x² 12x - 2x³ + 2x = 0। ये इधर से इधर आएगा तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब x³ वाला को x³ वाला से आप माइनस कीजिए या प्लस कीजिए, देख लीजिए क्या सिचुएशन बन रहा है। 2x³ में से x³ घटेगा तो -x³ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x³ से ठीक कम जो पावर है वो स्क्वायर है, उसको देखेंगे।
प्लस 6x², सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। इसके बाद जो है 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। बच्चों आप इसको देख करके समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप देख रहे होंगे इसमें पावर 3 आ गया है। सो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको हम लोग त्रिघात समीकरण बोलते हैं। हमको त्रिघात जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग ओनली इस चैप्टर में द्विघात समीकरण और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को ही जानेंगे। नेक्स्ट जब जरूरत मौका मिलेगा तो आगे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर आप लोग यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों आप लोग पूरी तरह से समझ रहे होंगे द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। आपके सारी बात समझ में आ रही होगी। आपको अब जब भी कोई क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, तो मैं ये समझ करके चल रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, खहेट कर पकड़ेंगे, है ना, और छोड़ना भी नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में। नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलेंगे आज। ये फर्स्ट टाइप था। दूसरा टाइप इसमें वर्ड प्रॉब्लम है और मैं इस पेशे में मतलब टीचिंग के पेशे में 10 साल से बिलोंग कर रहा हूं। 10 साल से मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे जो है वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे ही आता है उसे प्रॉब्लम होने लगता है। शायद अब ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं रहेगा क्योंकि आपके सबसे अच्छे और चहेते टीचर आपके सामने खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं और समझते हैं और फिर आप कमेंट में जरूर बताएंगे आपको प्रॉब्लम हुआ या प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपका कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, हमारे अंदर जो कमी है उसको सुधारने के लिए तैयार करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 1। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लग जाएगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। सो आप लोग जब वीडियो देखने के लिए बैठेंगे तो बुक सामने में रखेंगे और वहां से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप मिला लेंगे। क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड। भूखंड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। पृथ्वी जो आप जिस पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, वो जमीन है और उसका कई आकृति है। कहीं पर आप ट्रायंगल देख रहे होंगे, कहीं पर क्वाड्रिलेटरल देख रहे होंगे, कहीं पर सर्किल देख रहे होंगे। यहाँ पर आयताकार की बात कर रहा है, रेक्टेंगल की। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में बोल रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन जब हम इसके ऊपर देखेंगे जस्ट तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमको द्विघात समीकरण बना करके इस चैप्टर में वहीं पर इसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग जानेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका देखिए, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई में कौन किससे रिलेटेड है। दोनों रिलेटेड रहेगा, लेकिन उसमें भी क्लियर रहेगा। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम लोग सबसे पहले चौड़ाई को मानेंगे। लिखेंगे, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। जब चौड़ाई आप x मान लिए हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से क्या है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसलिए भूखंड की लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है जो भूखंड, जिस भूखंड की हमने चौड़ाई और लंबाई को लिखा है, इस भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है आपको? इस भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न से भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 428 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। भूखंड जो है आयताकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने
चौड़ाई हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई कितना आप बोर्ड पर देख रहे हैं 2x प्लस 1, चौड़ाई आप कितना देख रहे हैं x, बराबर 428। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इस दोनों में मीटर था, मीटर 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 स्क्वायर बन करके इस मीटर से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2x स्क्वायर प्लस x, इसको गुना कर देंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे, 428 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं फिर एक बार। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अगले चैप्टर में हम लोग इसको हल करने के बारे में भी जानेंगे, इससे हम कैसे निकालेंगे x का मान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 2। दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है, क्रमागत का मतलब होता है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप एक बोलेंगे, एक के बाद जस्ट दो बोलेंगे, एक और दो क्रमागत हो गया, लेकिन आप एक और तीन बोलेंगे तो वो क्रमागत नहीं होगा। इसी तरह 5 6 क्रमागत, 8 9 क्रमागत, 50 51 क्रमागत, इस तरह जो कॉन्सिक्यूटिवली आ रहा है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्लियर है? आप अगर पहला क्रमागत x मानेंगे तो x के ठीक बाद वाला संख्या जो आएगा क्या आएगा, x में एक जोड़ने से आएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। प्रश्न से आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है वहां चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x मतलब दोनों को गुना करना है, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना दे रहा है बुक में आपके, दोनों का गुणनफल 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 306। आप इसको आगे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको समीकरण बना करके छोड़ देना है। आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आ रही होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे आपके बुक में दिया हुआ है, रोहन की माँ, ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आप लोग को जब भी आयु वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा वर्तमान आयु को लेकर के चलना है। कौन आयु लेकर चलेंगे, वर्तमान, मतलब आज आयु क्या है हमारी। क्वेश्चन समझिए फिर से, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे क्या मतलब होगा कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हम लोग सबसे पहले रोहन की आयु मानेंगे। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा रोहन तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, x प्लस 26 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब, आगे कह रहा है क्लियर, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। आइए प्रश्न से,
3, आज रोहन जो है x साल का है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग 3 ऐड कर देंगे, x प्लस 3। रोहन की माँ का उम्र जो है x प्लस 26 साल है, तो उसका उम्र 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 29। क्वेश्चन का जब दोनों को गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाता है हम लोग को, 360। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 9 को आप 3 से करेंगे, 9 तिया 27, 3 दूना 6 दू 8, इक्वल कितना आ जाएगा 360। सॉल्व कीजिए आप इसको, एक्स स्क्वायर प्लस आप 29 में 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 32x प्लस 87, और इसको इस तरफ ले आइए तो माइनस 360 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर 32x माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 2 इक्वल 0। आपका यही आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करने में शर्माएंगे नहीं, शर्माएंगे तो आप सीखेंगे नहीं, सीखना है तो शर्माना नहीं है। आपको याद रखना है आपके सामने आपका दोस्त, आपका फैसिलिटेटर, आपका मददगार और आपका सबसे अच्छा टीचर सामने खड़ा है, इसलिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई हेजिटेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक अपने प्रॉब्लम से हमको रूबरू कराएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा आपके लिए, ये क्वेश्चन इस बनाने में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है। आप थोड़ा गौर से देखेंगे, शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन का, जब भी मैंने अभी जस्ट जो आयु वाला क्वेश्चन आया तो मैंने आपसे कहा कि आपको हमेशा वर्तमान आयु मानना है। इसी तरह जब चाल और दूरी वाला क्वेश्चन आ जाता है तो यहां पर आपको हमेशा सामान्य चाल मानना है, सामान्य। आइए लिखेंगे, माना कि, इसको पहले हम हटा देते हैं, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ये सामान्य चाल हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का सीधा डायरेक्ट, ज्यादा लंबा नहीं करना है। देखिए आप लोग सबसे पहले इस बात को जानते होंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये फॉर्मूला है, आप कॉपी के टॉप पर लिख लेंगे। इसी से दूसरा फॉर्मूला आपको निकलेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। दोस्तों आप क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि रेलगाड़ी कितना यात्रा करती है, 480 किलोमीटर यात्रा करती है। चलिए दूरी आपका है 480, दूरी कितना है आपका 480, और चाल कितना आपके पास है x। दूरी को जब हम चाल से डिवाइड करेंगे तो आपको ये समय निकला। ये चाल सामान्य चाल है जो हम लोगों ने माना है। अब आइए बराबर दे करके दूरी फिर आपके पास 480 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है चाल कितना हो गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। आप कम कर दीजिए x माइनस 8। ये भी समय है और ये भी समय है। आप थोड़ा इसको एग्जाम्पल समझिए। आप दो साथी
दो साथी एक बाइक से कहीं जा रहे हैं। एक साथी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है और दूसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड जा रहा है। पहले कौन पहुंचेगा? आप क्लियर कहेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाला पहले पहुंचेगा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाला बाद में पहुंचेगा। इसको भी आपको इसी तरह समझना है। ये x जो आप देख रहे हैं और ये x माइनस 8, ये स्पीड जितना है उससे ये 8 कम है। इसका मतलब है कि ये पहले पहुंचेगा और ये बाद में पहुंचेगा। अब जब ये पहले, सपोज कीजिए कि अगर ये 5 घंटा में पहुंचता है तो ये 6 घंटा में पहुंचेगा। ये दोनों बराबर है या बराबर नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं बराबर नहीं है, ये बराबर तब होगा जब हम इसमें 1 घंटा घटा देंगे। आपके क्वेश्चन में भी यही बात कर रहा है। देख लीजिए फिर से, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी यात्रा को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। क्लियर हो गया ना कि ये क्वेश्चन करा अगर 8 घंटा कम होता तो ये जो है, ये वाला जो है इससे 3 घंटा ज्यादा लेता। मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए सपोज करते हैं 5 घंटा ले रहा है तो ये वाला 8 घंटा ले रहा है, तो ये दोनों बराबर तब होगा जब हम उसमें 3 घंटा माइनस कर देंगे। तो किताब में जो कहा 3 घंटा अधिक होगा, इस बात को आप पहले ये देख लेंगे ये चाल बड़ा है या ये चाल बड़ा है। आप देखेंगे ये बड़ा है और ये छोटा है। जो चाल छोटा होगा, किताब में 3 घंटा अधिक बोले या कम, उससे मतलब नहीं है, उस तरफ हम उसको घटा देंगे। जिधर छोटा रहेगा उधर घटाएंगे। सपोज कीजिए कि ये इधर लिखा रहता और ये इधर लिखा रहता, तो हम इसको जोड़ देते। क्या कर देते? जोड़ देते। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि x वाला जो है उसको एक तरफ कर लेंगे। 480 बाई x माइनस 8 बराबर -3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए आप लोग। x इंटू एक्स माइनस 8, इसको गुना करेंगे 480 x हो जाएगा। ये 8 से गुना करेंगे 0, 8 64 के 4 हाथ मेरा 6, 8 6 का 32, 6 कितना हो जाएगा 38, माइनस 480 x बराबर 3, -3। इससे आप इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपके पास 3840 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर -3। ये माइनस से आपका ये माइनस कर जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिधर x है उसको पहले कीजिए। 3x स्क्वायर 8 3 के 24x, ये हो जाएगा 3840। 38x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। आपके इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जगह कम है इसलिए मैं इस तरफ कर देता हूं। आप इसको देख लेंगे। आप 3 कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा 3 इकाई 3 दूना 6 3 8 24 0 बराबर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x 1280 बराबर। ये आपका आंसर है। दोस्तों एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह खत्म हो गया है। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। जो क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ा है, अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट को देख करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपका काम यह है कि इसको पूरा रिवाइज कर लेना है और इसके एग्जाम्पल को देख लेना है। इस चैप्टर में हम लोगों ने केवल ये जाना कि द्विघात समीकरण किसको कहेंगे और द्विघात समीकरण कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आप हमारे चैनल को जो MDT आलम मैथ्स और साइंस के नाम से है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जल्द ही हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेते हैं। सत श्री अकाल, धन्यवाद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।